आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये रिसर्च का चैप्टर है और हमारे अब तक के जो कोर्स कंटिन्यू था उसका ये आखिरी चैप्टर। इसके बाद इसके तकरीबन 200 के करीब एमसीक्यूज हैं और इस चैप्टर को करने के बाद हम जो है वो करेंगे, मिक्स करेंगे, यानी पूरी कंप्लीट पेडागोजी में से हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन किया करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, there will be no significant difference between the scores on a measure of achievement of high and low achieving student is a hypothesis written form। हाइपोथेसिस हमें पता होता है कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम का। एक टेंटेटिव जो सॉल्यूशन होता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल्स के दरमियान आपस के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उनके जो बच्चे, यानी उनकी जो अचीवमेंट है, हाई स्कोर, जो हाई अचीवर हैं और लो अचीवर बच्चे हैं, इनका आपस के अंदर कोई फर्क नहीं बरहल, तो वो वाले, इसको हम क्या कहेंगे? आज आंसर आप लोग नहीं दे रहे। जी, शुक्रिया मैडम नाजिया साहबा। ये नल हाइपोथेसिस है, जहां दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस के अंदर कोई रिलेशनशिप ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगर दो चीजों के दरमियान आपस में रिलेशनशिप हो तो वहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। क्या आ जाएगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी नल हाइपोथेसिस का दूसरा क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। रिसर्च के अंदर से चीजें थोड़ी उल्टी चलती हैं कि इसके अंदर हम पहले ये देख रहे होते हैं कि क्या, नेगेटिव साइड से शुरू कर रहे होते हैं, क्या आपस में रिलेशनशिप नहीं है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो नल हाइपोथेसिस शुरू में पता चल गया। अगर रिलेशनशिप है तो नल रिजेक्ट होकर अल्टरनेटिव आ जाएगा। द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी एंड द रिसर्च प्रोसेस आर नॉन एज। हमारे पास जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं उसकी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें क्या कहेंगे? लिमिटेशन या डीलिमिटेशन। मैंने इससे पहले आपको जब रिसर्च का टॉपिक पढ़ाया था थ्योरी के अंदर, तो मैंने आपको लिमिटेशन और डी लिमिटेशन का एक वाज़ेह फर्क बताया था। तो जरा आप उसको देखें, उसके मुताबिक आप अपना आंसर गलत दे रहे हैं। एक होती है हमारे पास जो है वो लिमिटेशन, और एक होती है डीलिमिटेशन। जब ऐसी बाउंड्रीज जो रिसर्चर खुद लगा रहा होता है, ठीक है, रिसर्चर खुद लगा रहा होता है, रिसर्चर खुद सेट कर, ये बाउंड्रीज है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, इसके बाद मेरे पास चलते हैं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पूरे पंजाब से डाटा लेने की बजाय मैं एक शहर से ले लेता हूँ, एक कॉलेज से लेता हूँ, मैं फला जगह नहीं जा सकता। मतलब वो इस तरह की से हम डीलिमिटेशन बोलते हैं। और जो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ पॉसिबल ही नहीं होता, तो वहाँ हम लिमिटेशन बोलते हैं। लेकिन ये बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी एंड द रिसर्च रिसर्च प्रोसेस के दरमियान जो बाउंड्रीज होती हैं, इसको मोस्टली हम डीलिमिटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप क्योंकि आपने कभी आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल के अंदर आपको डीलिमिटेशन लिखी मिलेंगी। आप रिसर्च का किसी थीसिस पढ़ें तो पहले चैप्टर के अंदर ही आपको वहां पे जो है वो आ, जी, अब क्लियर है आवाज? अब आवाज क्लियर है? ओके, तो ये डीलिमिटेशन हम बोलेंगे, ठीक है इसको। The foremost ethical question a researcher must address is, जो रिसर्च के दौरान जब एथिकल चीजों को देख रहे हो, यानी जो हमने कहा कि कौन सी एथिक्स को मद्देनजर रखना है रिसर्च के दौरान, तो कौन सी चीज है जिसको हमने जो है वो ज्यादा फोकस करना है? कैन आई कीप द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियल। ये तो आपने हमेशा ही करना है कि आपने रिसर्च के दौरान जो जिन लोगों से डाटा लेना है उनकी आइडेंटिटी आपने छुपानी है, आपने किसी को बतानी नहीं है। यानी ये नहीं है कि आप किसी फलां बंदे ने मुझे ये डाटा दिया, फलां बजे बंदे की मैंने जो क्वेश्चनेयर पढ़ा है उसने इस तरह की रिस्पॉन्स, कभी भी आपने उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी आपने शो नहीं करनी। पार्टिसिपेंट को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये बात एथिक्स में शामिल है। आर पार्टिसिपेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म। हमें हमेशा
रिसर्च के दौरान इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमारे किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टिसिपेंट को जिससे मैं डाटा ले रहा हूं, उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। विल अदर साइंटिस्ट बी एबल टू रिप्लिकेट माई स्टडी? क्या दूसरे साइंटिस्ट मेरी स्टडी को रेप्लिकेट कर सकते हैं, या मैं किसकी कर सकता हूँ? नो डाउट ये भी एथिकली रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। इफ डिसेप्शन एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्या धोखा देना जरूरी है? ये सारी बातें ही रिसर्च एथिक्स के अंदर हैं कि हमें धोखा भी नहीं देना, हमें किसी की रिसर्च उठा के उसको बगैर एजाज दिए हमें अपना नाम भी नहीं देना। लेकिन जो सबसे बड़ी है वो चीज ये है कि मेरी रिसर्च से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो है ना, इस चीज को ज्यादा हमने कंसीडर करना है। गुड रिसर्च क्वेश्चन आर, अच्छा रिसर्च का क्वेश्चन कौन सा होगा? फिजिबल, यानी ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जिसको इम्प्लीमेंट किया जा, फिजिबल जिसको चेक किया जा सके, जो काबिल अमल हो, जो काबिल जो है यानी ऐसा होना चाहिए। क्लियर, क्लियर होना चाहिए, यानी उसके अंदर एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारी हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन वो वाजे हो, क्लियर हो। एथिकल हो, यानी एथिक्स को भी मद्देनजर रखा गया हो। या दूसरे के अंदर एक लफ्ज का इजाफा है कि सिग्निफिकेंट हो। रिसर्च के अंदर हम खास बात करते होते हैं, हर रिसर्च की सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी होती है। आप जब वाइवा दे रहे होते हैं एमफिल या पीएचडी का, वहां से भी सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल यही होता है कि आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है। ये हो गया, बाकी चीजें हुई। थर्ड है फिजिबल भी हो, क्लियर भी हो, एथिकल भी हो, सिग्निफिकेंट भी हो, कंसिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखिए हमारे पास जो हाइपोथेसिस है ना, ये मोस्टली होती है जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं। बाकियों में कहीं हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो हाइपोथेसिस का मस्ट होना है वो सिर्फ उसके अंदर है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर। बाकी जगह पे हाइपोथेसिस का जरूरी होना, लाजिम होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरा था नीड ऑफ स्टडी ऑफ पेडागोजिकल डिस्पोजिशन ऑफ टीचर्स एट कॉलेज लेवल, पेडागोजिकल डिस्पोजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल एट कॉलेज लेवल। अब इसके अंदर मैंने कोई हाइपोथेसिस नहीं दी, मेरा ये एमफिल का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई हाइपोथेसिस नहीं दी। हाइपोथेसिस, कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है, ठीक है, हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है। वो लोग जो सी ऑप्शन बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। बगैर हाइपोथेसिस के भी, बगैर हाइपोथेसिस के भी रिसर्च जो है ना वो होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है सारे। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। जी मैडम, शुक्रिया शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो दूसरा है क्वांटिटेटिव है, कोरिलेशन रिसर्च है, काजुअल कंपैरेटिव है। हम वहां पे कोई ना कोई यानी इसका फलां के साथ ताल्लुक है, फलां होगा तो फलां होगा, हम वहां पे एक हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं। बाकियों में हिस्टोरिकली में तो हम एक प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो वो वहां पे जरूरी नहीं होता कि हाइपोथेसिस हो। रिसर्च इज द सोर्स ऑफ, रिसर्च जो है ये किस चीज का सोर्स है? कि रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस होती है, ये इसका सोर्स है। रिसर्च इज द सोर्स ऑफ लर्निंग, के रिसर्च से लर्निंग होती है। या रिसर्च से इन्वेंशन हो रही होती है कि आगे नई नई चीजें बिल्ट हो रही हैं, इख्तरा हो रही होती है। ये रिसर्च जो है वो टीचिंग है। देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस कहाँ है? हाइपोथेसिस रिसर्च के अंदर है, लेकिन हाइपोथेसिस लर्निंग, लर्निंग तो हर कहीं होती है, हम तो वो नॉन फॉर्मल में भी लर्निंग कर रहे होते हैं। रिसर्च, रिसर्च ही तो लर्निंग का सोर्स नहीं है। टीचर ये इन्वेंशन है, ठीक है। रिसर्च जो हम कर रहे होते हैं बेसिकली मकसद ही यही होता है, हम कुछ नया करना हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, इन्वेंशन होगा। काजुअल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन रिसर्च आर द रिसर्च बाय, हमारे पास रिसर्च की दो टाइप्स हैं, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय पर्पस में हमने कहा बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च बाय मेथड के अंदर हमने बात की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। हमने इन्हें कहा था कि ये हमारी जो है वो रिसर्च बाय मेथड है, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये वाली। अब यहाँ पे देखें जो काजुअल कंपैरेटिव है और जो हमारे पास कोरिलेशनल रिसर्च है, ये दोनों किसके अंदर आती हैं? बाय पर्पस के अंदर आती हैं या बाय मेथड के अंदर आती हैं? तो ये दोनों बाय मेथड हैं और दोनों सब टाइप्स से फर्दर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती हैं।
किसी भी सवाल की समझ ना आए तो रोक लीजिएगा, हम उसके ऊपर मजीद बहस कर लेंगे। द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स दैट वर नॉट एक्चुअली विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर। एक शख्स रिसर्च कर रहा है और रिसर्च के दौरान जो उसने उसके अंदर चीजें यानी इवेंट शामिल किया है, और वो बजात खुद उसको देखने वाला नहीं है, वो उसका खुद गवाह नहीं है। यानी एक मैं किताब पढ़ रहा हूं अल्लामा इकबाल के मुतालिक, अल्लामा इकबाल ने वो किताब नहीं लिखी, किसी और ने अल्लामा इकबाल के ऊपर लिखी। मैं अल्लामा इकबाल का डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं हूं, मैंने किसी और सोर्स से अल्लामा इकबाल के मुतालिक इंफॉर्मेशन ली है, तो ये वाला सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। अगर मैं अल्लामा इकबाल की अपनी हाथ की लिखी हुई किताब पढ़ रहा हूं, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, जो जो डायरेक्ट डायरेक्ट उस पार्ट उस इवेंट्स के साथ जो चीज अटैच है। बात समझ आ रही? लीगल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पे लीगल रिसर्च जो होती है, ये लीगल किसे कहते हैं? पहले तो हम ये देखेंगे कि लीगल क्या है। लीगल कहते हैं कानून को। लीगल किसे कहते हैं? कानून। यानी वो जो हमारे पास लॉ हैं, और लॉ कहाँ पे होते हैं? लॉ आज की दुनिया के अंदर होते हैं या माजी में थे? लॉ आज है ना, लॉ आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, यानी कवानीन का नफाज आज हो रहा है। कवानीन जो है वो आज किसी को असर कर रहे हैं। तो जब हम उन कवानीन के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, उस वक्त वो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जो हमारे करंट फिनोमेना, करंट इश्यूज, रोजमर्रा जिंदगी के दौरान पेश आने वाले वाकयात के ऊपर जो रिसर्च हो रही होती है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। लीगल जो कानून है वो आज के दौर में आज नाफिज है, आज उसके ऊपर अमल हो रहा है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको बदला जाए, इसको चेंज किया जाए, ये किया कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। क्लियर सबको? What effort does the researcher make to remove the effect of irrelevant or extraneous variable? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जो क्लासरूम लेवल के ऊपर कंडक्ट करवाई जा रही होती है। यानी मैं अपनी तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरी क्लास के अंदर कुछ बच्चे मुसलसल गैर हाजिर हैं। मैं बीइंग अ टीचर उन बच्चों के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे। क्या इनको फाइनेंशियल इशू है, पेरेंट्स नहीं भेजते, खुद जानबूझ के नहीं आते? मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे कुछ बच्चे, एक बच्चा क्लास में आकर रोजाना ही परेशान होता है और बैठे बैठे रोना शुरू कर देता है, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। यानी वो क्लासरूम लेवल के ऊपर जो रिसर्च हो रही होती है, क्लासरूम के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो रिसर्च हो रही होती है, इसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। बहुत ही अहम रिसर्च है एक्शन रिसर्च। और ये वाली जो है वो इसमें से सवाल अक्सर आता है एक्शन में से। अच्छा, हम कह रहे थे कि रिसर्चर मेक टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इररेलेवेंट आर एक्सट्रानियस वेरिएबल। कि जब रिसर्चर मैं रिसर्च कर रहा हूं, और रिसर्च के दौरान मेरे पास दो वेरिएबल तो थे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ चीजें और असर कर रही हैं, जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल या इररेलेवेंट वेरिएबल मेरी रिसर्च को मुतासिर कर रही हैं। जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं असर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर करना चाह रहा हूं, यानी मैं कहता हूं कि डिस्कशन मेथड से मेरे बच्चों की जो अचीवमेंट है वो बेहतर हो जाएगी। अब डिस्कशन मेथड मैं यूज कर रहा हूं, बच्चों की अचीवमेंट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ चीजें और भी साथ में असर कर रही हैं। वो चीजें क्या हो सकती हैं कि कुछ बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कुछ बच्चे घर जाके देखते ही नहीं है, कुछ बच्चे ट्यूशन रख लेते हैं। ऐसी चीजें जो मेरी डिस्कशन से हट के कुछ कर रही हैं। अब वो इन चीजों को कैसे रिमूव करूंगा? मैं करूंगा कंट्रोल लगा के, यानी वो ऐसी तमाम चीजों को बैन करके कि वो असर ना करें। रेंडमाइजेशन, बार बार, यानी इसको हम एक तो कहते हैं रैंडमाइजेशन के डाटे को रैंडम लेना, सिलेक्शन ऑफ डाटा नहीं करना। डाटे को कोई भी सैंपल उठाना, इससे ये होता है कि हमें एक नेचुरल मिल रहा होता है। मैनिपुलेट करना, यानी जिसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मिकदार को बढ़ा देना, डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर देना, मैंने चीजों को बढ़ाना कम करना, अपने हिसाब से करना, ये मैनिपुलेशन होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव। बात की समझ आ गई सबको? एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है जो एक चीज आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चीज तीसरी कहीं से आ रही होती है वो उससे, यानी सम टाइम मैं थका होता हूँ, या मेरी थकावट एक, यानी मैं कोई काम बार बार कर रहा हूँ, मैं लेक्चर मेथड से बच्चों के अचीवमेंट देख रहा हूँ, अब मैं थका हुआ हूँ, मैंने लेक्चर तैयार नहीं किया हुआ, मैं अच्छा डिलीवर नहीं कर सका,
क्लासरूम में शोर इतना था। अब ये चीजें जो एक्सट्रानियस चीजें हैं, जो मेरी परफॉर्मेंस को लो कर रही हैं, वो उन्हें उन्हें मैंने खत्म करना है। अब उन्हें खत्म करने के लिए ये होगा कि मैं उस सिस्टम कंट्रोल करूँ, वो चीजें जो मैं मैनिपुलेट करूं, कि मैं सही तरह लेक्चर दूं। सारे जो इधर उधर से रुकावटें बन रही हैं, बिजली नहीं है, फलां चीज है, फलां, उनको मैं कंट्रोल करूं, मैं रेंडमाइजेशन करूं, बार बार करूं, तो ये वाला। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम इज अ, जब दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप देखा जा रहा हो, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, बात हो रही है रिलेशनशिप की, दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप देखा जा रहा हो, तो उसे हम क्या है, इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम की कौन सी रिसर्च होगी, ये कोरिलेशनल रिसर्च होगी। ठीक है जी। मेरी बहन जो है सॉरी सर, व्यास है, जो मैनिपुलेशन रिसर्च होती है ना, मैनिपुलेशन इसका मतलब है मैनिपुलेट करना, किसी चीज को ज्यादा कर देना, किसी चीज को कम कर देना। अब मुझे चीजों को चलाने के लिए मैं अपने उसकी डोज, उसकी मिकदार से बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैनिपुलेट करना चीजों को, जिस कदर करना हो, यानी आपने कोई रिपोर्ट मैनिपुलेट कर दी, अब जो वो चीज आप आवाम के सामने शो करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर इस तरह। अच्छा, जो होते हैं कोरिलेशन, इसके अंदर हम दो चीजों का फर्क देखते हैं। काजुअल कंपैरेटिव के अंदर दो चीजों को आपस के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी काज एंड इफेक्ट एक किस्म का देख रहे होते हैं कि काज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। काजुअल हम उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जहां जस्ट हम दो रिलेशनशिप देख रहे हैं, मुकाबला नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, वहां देख रहे हैं कौन सी चीज ज्यादा, कौन सी कम है। जी, ऐसे ही है। A detailed study of an individual classroom, school, or such type of unit is called, जब कभी आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, किसी चीज की डेप्थ में जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, किसी फिनोमेना को बड़ा गहराई से देख रहे हो, उसे हम केस स्टडी बोलते हैं, उसे हम केस स्टडी बोलते हैं। डैश इज द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिसर्चर, मैं रिसर्च कर रहा हूं, और वो लोग, वो ग्रुप जिनमें मैं इंटरेस्ट हूं, यानी मैं डाटा ले रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था कॉलेज के प्रोफेसर्स पे। अब कॉलेज की जो टीचिंग स्टाफ है, फैकल्टी है, प्रोफेसर्स हैं, वो मेरा मेरा इंटरेस्ट एरिया है। अब वो कॉलेज के तमाम प्रोफेसर जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है, वो मेरी पॉपुलेशन है, वो मेरी, जिनसे मैं डाटा लूंगा, मैडम महविश गफार साहिबा, जिन लोगों से मैं डाटा लूंगा, वो सैंपल होंगे। और जिन लोग यानी यानी जो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया होता है, यानी सारे वो लोग जिनसे मैं डाटा लेना चाह रहा हूँ, सारे इंटरेस्टिंग, जिनके ऊपर मेरी रिसर्च कल को जनरलाइज होगी, वो मेरा जो है वो पॉपुलेशन है। और जहां जिन उन पॉपुलेशन में से जिन लोगों से मैंने चुन चुन के डाटा लिया है, वो मेरा सैंपल होगा। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होगा उसे सैंपलिंग बोलेंगे। क्रिटिसिज्म इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन, कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर क्रिटिसिज्म होता है, कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर क्रिटिसिज्म की बात होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हाइपोथेसिस होती है, क्वांटिटेटिव है ये, कोरिलेशन के अंदर रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, अप्लाइड के अंदर थ्योरीज को अप्लाई कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमारे पास दो तरह का क्रिटिसिज्म है, एक को कहते हैं इंटरनल और एक को कहते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो तरह का हमारे पास क्रिटिसिज्म होता है। मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट इन द नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड, आप किसी भी शख्स, स्टूडेंट को, किसी को भी आप मेजर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं नेचुरल सेटिंग में, यानी आपने वो चीज क्रिएट नहीं की, उसको पता नहीं है, उसको बताया नहीं है, बस एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या करता है, कैसे चलता है, तो ये ऑब्जर्वेशन होती है। इंटरव्यू में तो बताया जाता है कि ये इंटरव्यू हो रहा है, ये सर्वे के लिए बताया जाता है कि ये सर्वे कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन, आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आप चेक कर रहे होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसके अंदर हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके अंदर दो ग्रुप बनाते हैं। एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक होता है दूसरा कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वही होता है जैसे एक रूटीन में चीजें चल रही होती हैं, और जो होता है एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप, उसके ऊपर हम अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, और एट द एंड उसके रिजल्ट देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहना चाह रहा हूं कि 5वीं क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से बेहतर होती है। अब ये मैंने हाइपोथेसिस दी। एक क्लास को एक उस्ताद पुराने तरीके से पढ़ा रहा है, मैं अपनी क्लास को डिमॉन्स्ट्रेशन वे से पढ़ा रहा हूँ। अब मेरी ये जो मेरा ग्रुप है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो दूसरा है वो कंट्रोल ग्रुप है कि ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है। अब बाद में ये बड़ी होती है, बाद में दोनों के रिजल्ट को कंपैरिजन करूंगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज ऑलवेज, जब कोरिलेशन रिसर्च है इसकी वैल्यू होती है, और ये वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है, जरा बताइए तो। कोरिलेशन रिसर्च की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है, कौन बताएगा? -1 to +1 इसकी जो है वो वैल्यू होती है। ठीक है, -1 to +1। और इसके अलावा हमारी क्या वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? यानी अब यहाँ क्या है, बिलो जीरो, तो पॉसिबल है कि जीरो से कम हो। अच्छा, अबव जीरो, पॉसिबल है अबव से जीरो हो। मोर देन वन, क्या वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। लेस देन 1, कि वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए? जी, वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। यहाँ दिए गए ऑप्शन में सूटेबल ऑप्शन यही है। रिसर्च वीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि रिसर्च को, अच्छा कुछ चीजों को ना हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। जैसे 11वीं बजे मैं एफएससी कर रहा था, तो मुझे परसेप्शन बन गई कि ये जो केमिस्ट्री है ना मुश्किल होती है, तो मैंने केमिस्ट्री को पढ़ना ही छोड़ दिया। मैं सारी चीजें पढ़ता, केमिस्ट्री पढ़ता ही कोई नहीं तो मुश्किल है। और फिर केमिस्ट्री के मेरे फर्स्ट ईयर के नंबर भी 75 में से आए थे 39 या 40 आए थे। फिर बाद में जब मैंने जो है ना वो सेकंड ईयर कर रहा था, तो सेकंड ईयर में कहा गया जी कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बड़ी आसान है, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो 75 में से मैंने 65 नंबर जो है सेकंड ईयर में लिए। अब ये चीज ऐसी है कि रिसर्च, अगर आप कह रहे हैं कि रिसर्च टफ है, इसका मतलब है कि आप रिसर्च को पढ़ते नहीं है, और बात नहीं है, रिसर्च को आप पढ़ते नहीं है, तो पढ़ा करें रिसर्च को। खैर, ये लेस देन 1, ये यहाँ सूटेबल आंसर है कि एक से हमेशा कम होनी चाहिए। अबव जीरो भी हो सकती है, बिलो जीरो भी हो सकती है, मोर देन 1 नहीं हो सकती, तो लेस देन 1 जो है वो सूटेबल आंसर है। पोस्ट फैक्टो रिसर्च किस रिसर्च को कहा जाता है? किस रिसर्च का दूसरा नाम पोस्ट फैक्टो रिसर्च है? ये काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च का दूसरा नाम पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ये कोरिलेशन और काजुअल कंपैरेटिव आती हैं। द करेक्टर बिल्डिंग एंड एक्शन इन इस्लाम इज बेस्ड अपॉन, इस्लाम जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मजहब है, इसके अंदर जो करेक्टर बिल्डिंग है, किसी के किरदार का बनना है और एक्शन है, वो किस चीज के ऊपर बेस करता है? एथिक्स के ऊपर, डिसिप्लिन, यूनिटी या फेथ? हमारे अखलाकियात जो बनते हैं, हमारा किरदार जो बनता है, वो किस चीज के अंदर इस्लाम में काउंट होता है? एथिक्स अखलाकियात के अंदर, नज्म ज़ब्त के अंदर, यूनिटी इत्तेहाद के अंदर, या ईमान के अंदर? जी, आप ठीक बता रहे हैं, एथिक्स जो है अखलाकियात के अंदर हमारे जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग और एक्शन इस्लाम के अंदर बिल्ट हो रहा होता है। डेटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऐसा वे है जिसके अंदर हम डेटा क्वेश्चनियर के जरिए, इंटरव्यू के जरिए या ऑब्जर्वेशन से हासिल कर रहे होते हैं? जी, आप लोग ठीक समझे, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव में हम क्वेश्चनियर सर्वे कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं। और जबकि जब हिस्टोरिकल रिसर्च आएगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज तलाश कर रहे होंगे। एक्सपेरिमेंटल में हम तजर्बा कर रहे होते हैं, लैब के अंदर कर रहे होते हैं। अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना आर इवेंट इज, टेंटेटिव सोल्यूशन को किसे कहते हैं? प्रॉब्लम को, हाइपोथेसिस को, डेटा को या एनालिसिस को?
टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ही टेंटेटिव सॉल्यूशन है। रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, रिसर्च की स्टडी कहाँ से शुरू होती है? यानी क्या सबसे पहले रिसर्च के अंदर आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं? अब हाइपोथेसिस का डेवलप करना हर रिसर्च हर में तो जरूरी नहीं है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस देंगे तो हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो बात की बात है। डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्शन तो बहुत बाद में आता है। पहले देखिए मसला क्या है। भाई मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मसला क्या है, किस मसले के ऊपर रिसर्च करूं? मसला ही ना हो तो रिसर्च हमें खाक हो जानी है। हाउ कैन बी द डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? जो हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसके अंदर डेटा जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है? क्वांटिटेटिव के अंदर, क्वालिटेटिव, सिंबल या ऑल ऑफ द अबव? ये आपने गलत आंसर दिया है। डी आंसर ठीक है मैडम, फाइका जफर का, सईदा शाहजहां का। अच्छा देखिए, जो है ना जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसको मोस्टली हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास डेटा जब लेते हैं, इंटरव्यू भी आता है, ऑब्जर्वेशन भी आती है, सर्वे भी आता है, क्वेश्चनियर भी है इसके अंदर। अब हमारे पास जो इंटरव्यू है वो तो क्वालिटेटिव होता है, यानी मोस्टली इंटरव्यू, 90% इंटरव्यू क्वालिटेटिव होते हैं। ऑब्जर्वेशन मोस्टली क्वालिटेटिव होती है। और जो जब हम क्वेश्चनियर ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है। अब ये क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे आजकल हम एक रिसर्च करते हैं कि मैं कॉलेज के टीचर्स के ऊपर या स्कूल के टीचर के ऊपर करता हूँ और साथ में हेडमास्टर का लफ्ज भी लिखता हूँ। अब वहां पे क्या होगा कि जो टीचर्स हैं उनसे डाटा मैं क्वेश्चनियर के जरिए लूंगा, और जो हेडमास्टर है उससे मैं इंटरव्यू लूंगा, प्रिंसिपल से इंटरव्यू लूंगा, कॉलेज फैकल्टी प्रोफेसर से मैं डाटा क्वेश्चनियर के जरिए लूंगा। तो ये वाली जो है इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास दोनों होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्वांटिटेटिव जो है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। सबको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स? The publication that contained description of education research by an author who was not a direct observer or participant is the dash source। यानी जब पब्लिकेशन मैंने लिखी, डिस्क्रिप्शन वो कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं है, उसने खुद किताब नहीं लिखी, वो किसी और की बातें कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ये इस तरह का सवाल एक मिलता जुलता पहले हम कर चुके हैं। Research that focus on fundamental laws, theories or processes is usually described as। जहां हम हमारे पास जो है ना बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये सारी एक ही रिसर्च के नाम है। और इनके अंदर हम थ्योरी को बिल्ड कर रहे होते हैं, थ्योरी को बिल्ड कर रहे होते हैं, थ्योरी को बना रहे होते हैं। जहां जहां थ्योरी को बनाया जा रहा हो, फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज, लॉज बनाए जा रहे हैं, थ्योरीज बनाई जा रही हैं, उनके प्रोसेसेस को देखा जा रहा है, ये बेसिक रिसर्च होगा। द रिसर्च मेथड विल डील द क्लासरूम प्रॉब्लम, यानी वो रिसर्च जो क्लासरूम लेवल के ऊपर होती है और क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को देखती हैं, ठीक है। वो कौन सी रिसर्च होगी जो क्लासरूम के अंदर गिर्द घूमती है? एक्शन रिसर्च वाले ठीक हैं, प्योर वाली मैडम गलत है, ठीक है। एक्शन रिसर्च है जहां हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि हम क्लासरूम के बच्चों के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज, जब कभी आपने किसी मसले का हल निकालना हो तो सबसे बेहतर मेथड कौन सा है मसले का हल निकालने के लिए? क्या इंडक्टिव रीजनिंग करें, हम चीजों को शुरू से एक्सप्लोर करें, उसकी बहुत वजाहत करें, जीरो लेवल से देखें? डिडक्टिव रीजनिंग सिर्फ असूलों को देखें, किसी की ओपिनियन ले लेंगे मसला क्या है, या हम साइंटिफिक मेथड के जरिए उसके मसले का हल निकालें? तो साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का, वो साइंटिफिक मेथड है। तो किसी मसले का हल निकालना है तो आप साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करें, रिसर्च ये कहेगी। जी बिल्कुल, बेसिक रिसर्च का सेकंड नेम प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक हो गया, यानी आपने पहले बात जो है वो उसकी की है। सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी कम इन,
सर्वे और ऑब्जर्वेशन रिसर्च इसमें आती हैं, डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, बेसिक में, एक्शन में, हिस्टोरिकल में। जी शाबाश, आप लोग ठीक बता रहे हैं कि जो सर्वे होते हैं, जो क्वेश्चनियर होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। A statement of a relationship between two or more events that can be used in prediction is called। जब हम अपने दिए गए डाटा से, ये दो चीजों को रिलेशनशिप से, ये जो नताइज मिल रहे हैं उनसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बाकियों का भी ऐसे ही होगा, यानी ये बच्चे इन दो सब्जेक्ट में फेल है, अगलों में भी फेल होंगे, ये क्लास जो है वो नालायक क्लास है, ये कॉलेज के दो प्रोफेसर निकम्मे तो सारे निकम्मे हैं। अब यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन का मतलब है हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, हम सबके ऊपर एक ही जो है रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं। तो ये हमारा जनरलाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर सबको? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये मेजरमेंट स्केल हैं जो स्टेनले स्मिथ स्टीवंस ने 1946 के अंदर दिए थे, और जहां दिए थे, जिस थ्योरी में दिए थे, उसका नाम था स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, नोआर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। कब? 1946। कब? 1946। कौन है? स्टेनले स्मिथ स्टीवंस ने। क्या करता है? नॉमिनल चीजों को कैटेगराइज करना, ऑर्डिनल चीजों को तरतीब देना, इंटरवल एक स्पेसिफिक गैप के बाद, और नो ट्रू जीरो, रेशो ट्रू जीरो, और पिछली तमाम क्वालिटीज। ये जिन लोगों ने लेक्चर लिया उन्हें बात की समझ आ गई होगी, उनका रिपीट हो गया होगा, रिवीजन हो गई होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो जरूर इसकी वीडियो देखें। ओके, चले नेक्स्ट। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का असल फोकस क्या है? हाइपोथेसिस को बनाना, यानी साइंटिफिक मेथड हाइपोथेसिस को बनाता है, गलत बात है। हाइपोथेसिस तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बन रही होती है। ऑब्जर्वेशन करना, यानी साइंटिफिक मेथड से ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं हम लोग, या हम लॉ बना रहे होते हैं, या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिक मेथड से हम लॉ बना रहे होते हैं, यानी डाटे को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, उस डाटे की बुनियाद पे कंक्लूड करना। मेरा ये ख्याल है कि आज जो है वो इंटरनेट का इशू है। सिस्टम जिस 804 नंबर के कैदी से डरता है, वो आज बाहर निकला हुआ है, वो जेल में बैठ के ही बाहर निकला हुआ है, और उसने पूरे सिस्टम को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। और उस वजह से करके हमारा जो व्हाट्सएप है वो भी सुबह से फौत हो चुका हुआ है, और कल उम्मीद है कि वो 24 घंटे के बाद दोबारा जो है वो जिंदा हो जाएगा। तो बहरहाल वो जो है ना, क्या मुल्क है यार, बस कितने डरते हैं ये उस शख्स से। अच्छा जी, द हाईएस्ट। अच्छा, आज मैं मोटिवेटेड था, कल मेरा गला खराब था, खांसी मुझे बहुत है। अब ये मुसलसल पानी पी रहा हूँ गला खुश्क हो जाने की वजह से, कि गला खुश्क ना हो। और लेकिन ठीक है, आप लोगों की राय हो तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ये कर लेंगे। मेरा कभी कभी दिल करता है कि दिन को भी सेशन ले लूं, क्योंकि 5,000 MCQ करने जल्दी जल्दी कर दूं, लेकिन फिर कहता हूँ कि यार ये फिर रोले लगे रहने हैं। रात का टाइम ठीक है, जैसे जैसे चलता है। अच्छा, हाईएस्ट एंड मोर प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट, सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो रेशियो है। ठीक है ना, नॉमिनल पहले आता है, उसके बाद ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है। A scientific study conducted to compare the objective with the outcome in the type of research called। कंपेयर द ऑब्जेक्टिव विद द आउटकम, आउटकम वाली बात कौन करती है? बड़ा की वर्ड ये वाला है ना, आउटकम। यानी जहां पे हम रिसर्च के अंदर आउटकम को देख रहे होते हैं, कि वो जो चीजें हमने पढ़ाई हैं उनके आउटकम वो मिली है कि नहीं है, ये एवेल्युएशन रिसर्च है। क्या है? एवेल्युएशन रिसर्च है। There are many methods of acquiring knowledge. What is the most perfect method used for man-made knowledge? कौन सा, सारे बहुत से मेथड हैं डाटा नॉलेज लेने के, कौन सा मेथड है जो इंसानों ने बनाया है, और ये एक जबरदस्त मेथड है? एक्सपर्ट ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस, साइंटिफिक मेथड, या इनिशिएशन। तो ये वाला ठीक है जी। यानी साइंटिफिक मेथड जो है ये इंसानों के बनाए हुए नॉलेज के तरीकेकार का सबसे बेहतरीन तरीका है। A systematic, objective analysis and recording of controlled observation is called research। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किसी मकसद के गिर्द घूमता है, और हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कंट्रोल जिसके अंदर उसको कर रहे होते हैं, तो ये रिसर्च है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहाँ पे होता है?
इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहाँ पे किसके अंदर होता है? बहुत आसान सवाल। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड? कौन सी एग्जांपल है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड की? हिस्टोरिकल रिसर्च क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव होता है। एथनोग्राफ लोगों के ऊपर क्वालिटेटिव होता है। केस स्टडी, डीप स्टडी क्वालिटेटिव होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है। सर एथनोग्राफिक रिसर्च क्वालिटेटिव है। एथनोग्राफिक कहते हैं कल्चर के ऊपर, लोगों के ऊपर रिसर्च करना, तो ये क्वालिटेटिव है। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल 100% क्वांटिटेटिव है, यानी इसके अंदर तो सवाल नहीं पैदा होता ये क्वालिटेटिव, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस? अच्छी हाइपोथेसिस कौन सी होती है? यानी जिसके अंदर क्लैरिटी हो, अच्छी बात है। यानी ऐसी हाइपोथेसिस जो क्लियर हो, वाजे हो, बात समझ आ रही हो। अच्छी हाइपोथेसिस वो होती है मॉडिफाइबिलिटी, जिसको मॉडिफाई किया जाए। भाई हाइपोथेसिस बार बार मॉडिफाई करें, मतलब ओ की कहते हैं जट नु पालनू मासा ते पालनू सोना, क्या बोलते हैं यार वो पंजाबी की कहावत। ये नहीं है कि अभी आपने कोई और हाइपोथेसिस दिया जट ने तो कोई और फिर कुछ और कहो, तो ये मॉडिफाइबिलिटी जो है ये नहीं है। यानी ये कांट की पूरी बात पूछी है, ये बात की गई। पल में तोला पल में मासा, हाँ इस तरह शायद है। अच्छा वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई क्या हो गया हो। प्लॉजिबिलिटी था, अथेंटिक, ये मैंने इसका मतलब लिखा था, मुझे बोल रहा था इसका मतलब क्या है, क्या है, क्या है। यानी प्लॉजिबल मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रीजनेबल और बिलीवेबल, यानी ऐसी चीजें जो पॉसिबल हो, उनका उनका होना पॉसिबल हो, उसे हम प्लॉजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसी बेतुकी बात नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर अमल दरामद ही ना हो सके, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आखिरी सवाल करते हैं। अगर आज आप कहते हैं कि आज यहीं पे क्लोज कर दिया जाए तो फिर यही है। अगर आप लोग कहेंगे कि सर अगला करे, तो फिर मैं जो है वो कर लूंगा, पढ़ा लूंगा, ठीक है। विच टेक्निक आर मोस्ट यूज इन एजुकेशनल रिसर्च? कौन सी टेक्निक एजुकेशनल रिसर्च के अंदर मोस्ट यूज? क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, सोशियोमेट्री है। कौन सी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा यूज होती है? बहुत ज्यादा यूज होती है, वो कौन सी? अब मैं किसकी मानूं? ये क्लोज वाले भी हैं और रिकॉर्ड वाले भी हैं, कंटिन्यू वाले भी हैं। अच्छा खैर, ये वाले क्वेश्चनियर है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो रिसर्च के अंदर मेथड यूज होता है ना डेटा देने का, वो क्वेश्चनियर होता है। विच टेक्निक ऑफ रिसर्च इन अप्लाइड, सॉरी क्या है, इन अप्लाइड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? जो विच टेक्निक ऑफ रिसर्च इन अप्लाइड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये साइकोलॉजी, ये फील्ड स्टडी है, फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। फर्स्ट यूज किया था। अच्छा जी, अब